बच्चों, इस भाग में हम अध्याय 2 बिलियन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है मूल प्रभाज या मूल अंश किसे कहते हैं, समझाइए। जैसा कि जानते हैं, किसी बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक की मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या का अनुपात होता है। क्या होता है? किसी बिलियन में किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक की मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की मूलों की संख्या का अनुपात होता है, उसका मूल प्रभाज कहलाता है। जैसे किसी द्विअंगी बिलियन के लिए विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा? विलेय की मूलों की संख्या बटे विलेय की मूलों की संख्या धन विलायक के मूलों की संख्या। इसको हम संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए, ये हो गया ए घटक का मूल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन ऑफ ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे बी घटक का मूल प्रभाज एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए एन बी। चलिए, दूसरा है मूलरता को परिभाषित कीजिए। मूलरता और मूलरता अलग अलग हैं, तो अब मूलरता है यहाँ पे इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित का यह ध्यान रखना है आपको, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मूलरता कहलाती है। मूलरता कैपिटल एम से दिखाते हैं बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। इसका ये फॉर्मूला भी लिखते हैं। विलेय के मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ये हो गया, ये टर्म्स है, ये हो गया विलेय के मूलों की संख्या भागी मिलियन का लीटर में आयतन लिखना है। तो लीटर में आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मिलीलीटर में कोई आयतन दिया है तो लीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका मूलरता के लिए हो जाता है। अब अगला है नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो जो बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसमें क्या लेना है? बिलियन का 1 लीटर लेना है, उसमें घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या लेना है। इसको हम एन द्वारा दर्शाते हैं, और ये क्या होती है? विलेय ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक नॉर्मलता में, ठीक मूलरता जैसे ही नॉर्मलता में करते हैं हम, एन इक्वल टू डब्ल्यू बटे ई बी। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट को हम ई बी द्वारा दर्शाते हैं। किसका? जी बी घटक का। ये बी विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान गुणे 1000 बटे भी। ये उसी फॉर्मूले के हिसाब से जैसे मूलरता में देखा था वैसे इसमें आएगा। चलिए, अगला प्रश्न है अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये केवल क्या दिखाते हैं? कणों की संख्या पर निर्भर हैं, उसकी प्रकृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये अणुसंख्यक गुणधर्म को एग्जाम्पल पूछे तो क्या है? क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अपनमन, वासुदाव में अपनमन, पराशरण दाब। अब कई बार पूछा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जैसे इसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। आधे कणों को पार, माने कुछ लोगों को पार कर लेने देती है, कुछ कणों को पार नहीं करने देती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। चूंकि विलायक के कण छोटे होते हैं इसलिए इसमें से आर पार चले जाते हैं, लेकिन विलेय के कण बड़े होने के कारण इसमें से आर पार नहीं जा पाते हैं। छोटे कण तो इसमें निकल जाएंगे, लेकिन बड़े कण इसमें से नहीं निकल पाएंगे। ये जो झिल्ली है, प्राकृतिक झिल्ली होती है जंतु झिल्ली, पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, चमड़े की थैली होती है। और कृत्रिम झिल्ली ये होती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट को मिलाकर के कराते हैं। तो ये कॉपर
हेक्सासाइनोफेरेट, ये झिल्ली बन जाती है, ये रासायनिक झिल्ली है, ये जम जाती है। तो ये कृत्रिम झिल्ली है, ये ऑब्जेक्टिव में भी इसका नाम पूछा जाता है, कॉपर फेरोसाइनेट। अब पीपीएम क्या है? पीपीएम भी एक महत्वपूर्ण सांद्रता व्यक्त करने वाला कारक है। जब विलयन में बहुत कम मात्रा में विलय होता है तब इसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख में भाग, कितने बिलियन के 10 लाख भागों में से विलय के भागों की संख्या को हम पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? WB बटू WA प्लस WB गुणा 10⁻6, यानी 10 लाख में भाग। 10 लाख भाग हैं इसके, इसमें से मान लीजिए 200 हिस्से हैं। मान लीजिए 10 लाख भाग हैं वायु की, और इसमें 200 मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इसकी जो घनत्व होगा वो होगा 2 ppm। यहाँ पे ये बहुत तनु हम लोग सांद्रता, कोई भी तनु विलयन है उसकी सांद्रता बताने के लिए इसका उपयोग होता है। मुख्य रूप से इसका प्रदूषण इत्यादि की माप का स्तर बताने में प्रयोग होता है। कभी कभी जल की लवणीयता बताने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है परासरण दाब या परासरण और परासरी संपरासी विलयन किसे कहते हैं? इनको परिभाषित कीजिए। 3 अंक के प्रश्नों में आ सकते हैं ये। तो परासरण क्या होता है? विलायक की कणों का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। जैसे पानी में डालने पर किशमिश का फूल जाना, ये परासरण का अच्छा उदाहरण है। देखिए परासरण दाब क्या है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित होने वाला न्यूनतम दाब, न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। अथवा परमाणु परासरण की जो क्रिया है इससे उत्पन्न हुआ अतिरिक्त द्रव स्थितिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, अर्थात विलायक का विलयन में प्रवेश रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। होता क्या है परासरण की क्रिया में? जब हम 2 विभिन्न सांद्रता के विलयनों को भर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दी अर्धपारगम झिल्ली SPM, यहाँ भर दिया आपने विलयन, यहाँ भर दिया शुद्ध विलायक। तो ये जो विलायक के कण हैं अर्धपारगम झिल्ली में हो कि विलयन की तरफ जाएंगे, वो तो विलयन का स्तर बढ़ेगा ऊपर, इसका तल घटेगा, इसका तल बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तल फिक्स हो जाएगा, यानी फिर ये जो विलायक के कण से इधर में जा रहे हैं इधर जाना बंद हो जाएगा। तो इससे जो दाब उत्पन्न होगा ये परासरण दाब के बराबर होगा। चलिए संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं संपरासरी विलयन कहलाते हैं। इनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम रखें तो इनमें कोई परासरण नहीं होगा, ना इधर से नहीं आएगा ना इधर से आएगा, क्योंकि संपरासरी विलयन दोनों का परासरण दाब समान है, इसलिए इनमें कोई आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे इसका उदाहरण है, जब हम नॉर्मल सैलाइन वाटर यानी जो बोतल होती है पानी की शरीर पे चढ़ाते हैं, रखते हैं, उसको मिलाते हैं, तब क्या होता है 0.91% नमक का विलयन नॉर्मल सैलाइन रक्त में चढ़ाया जाता है। क्योंकि ये रक्त के संपरासरी होता है, इसलिए इसमें नमक की इतनी सांद्रता रखना आवश्यक होती है। कितनी होती है? 0.91%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में ये भी आते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये आप जानती हैं आदर्श विलयन सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन ऐसा नहीं करते हैं, सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती। दूसरा आदर्श विलयन के लिए नियम है विलेय विलायक के बीच अंतराकर्षण विलेय और विलायक के अंतराकर्षण के तुल्य होते हैं। यानी यदि ए विलेय हो गया मान लीजिए और B मान लो विलेय है, A विलायक है, तो ए में जो बल लगेंगे वही B में वही बल लगते हैं और वही बल A और B के बीच लगते हैं।
यानी तीनों प्रकार की परमाणुओं में अंतःक्रिया सेम होती है, इसलिए इनका ना तो आयतन चेंज होता है और ना ही ऊष्मा चेंज होती है। जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। अनादर्श विलयन में ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी और ए बी ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा अंतर अपन लिख सकते हैं इसमें, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग यानी विलायकन ऊर्जा, यानी जब हम दो पदार्थों को घोलते हैं एक दूसरे में तो उससे कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या नहीं होती है। तो इसमें ना तो ऊर्जा मुक्त होती है और ना ही ऊर्जा अवशोषित होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ये आदर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए ये ना तो जीरो नहीं होती, या तो मुक्त होती है या फिर अवशोषित होती है। चौथा अंतर है इसमें भी मैक्सिमम, डेल्टा भी मैक्सिमम है जीरो, वो सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिक्सिंग, सॉरी, डेल्टा भी मिक्सिंग यानी जब घोलने में इनका जो आयतन है ना तो बढ़ता है और ना घटता है, यानी विलयन का आयतन अपने दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। कम किस में होगा? कम होगा जिसमें अणुओं की बीच का आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जैसे ए और ए के बीच की तुलना में ए और बी के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो विलयन और विलायक के कण पास पास में आ जाएंगी तो आयतन कम हो जाएगा। और यदि ए बी का जो आकर्षण है वो इससे कम होगा तो ये दूर दूर हो जाएंगी, इससे आयतन बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हमारे अंतर हो गए। वैसे देखिए समताप सभी तापों पर आदर्श विलयन राउल्ट टीम का पालन करता है। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू, वो इसके लिए जीरो होता है और अनादर्श के लिए जीरो नहीं होता। और दूसरा डेल्टा भी आदर्श के लिए जीरो होता, अनादर्श के लिए जीरो नहीं होता। इस तरह से ये प्रमुख अंतर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मूलता ज्ञात कीजिए। ये भी कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन। तो चूँकि वैसे तो शुद्ध जल कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें विलेय और ब्लैक अलग अलग नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन कई बार आया है इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। शुद्ध जल है तो हम इसमें जल की यदि आपको मूलता निकालना है तो आपको पता है शुद्ध जल के 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होता है। 1 लीटर जल है यदि तो इसका द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है? अणुभार होगा H2O, और O होता है 16 और H2 होता है 2, तो ये हो जाएगा 16 और 2 18। तो अणुभार है से 18। तो हमें 1000 ग्राम यानी 1 लीटर में जल की मूलक संख्या कैसे निकालेंगे? 1000/18। 1000/18 करने पर इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 55.5555, 5 लगातार आता जाएगा। इसको हम 55.56 लिख लेते हैं। इस तरह से ये जल की शुद्ध जल की मूलता कहलाती है, 55.56 मूल प्रति लीटर। यानी जल के 1 लीटर में जल की मूलों की संख्या 55.56 मूल होती है। अगला क्वेश्चन है, पराशरण दाब क्या है? पराशरण और विसरण में अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए पराशरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है जो पराशरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात विलायक के कणों को अर्धपारगमन झिल्ली में से होकर के विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब पराशरण दाब कहलाता है। देखिए दाब कहाँ लगाना पड़ेगा? आपको विलयन की तरफ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए SPM है, अर्धपारगमन झिल्ली है, और इसमें मान लीजिए आपका विलयन भरा हुआ है और ये शुद्ध विलायक है। तो विलायक के कण इधर आएंगी
इनको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ दाब लगाना पड़ेगा। यही दाब इसका परासरण दाब कहलाता है। चलिए विसरण और परासरण में अंतर देखिए। परासरण में देखिए विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि विसरण में तो सभी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ठीक है, विसरण तो ऐसा है जैसे हमने मान लीजिए एक अगरबत्ती लगा दी तो उसके जो सेंट है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। या एक पानी के भरे गिलास में हम एक बूंद स्याही डाल देते हैं तो उसका कलर भी पूरे गिलास में फैल जाता है, इसको कहते हैं विसरण। और जबकि अर्धपारगम झिल्ली से हम जब पृथक रखते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन को, तो जो विलायक के कण हैं अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के कम अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, उसको हम परासरण कहते हैं। इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक होती है, इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। इसमें वायदा लगाकर इसको रोक सकते, इसको रोक नहीं सकते। इसमें केवल छिद्र को बंद करना पड़ेगा तभी रुकेंगी। विसरण क्रिया के परासरण क्रिया केवल ठोस और द्रव के विलयनों में होती है, लेकिन विसरण द्रव गैस के बने सभी विलयनों में होती है। पांचवा है केवल विलायक के कण ही भाग लेते हैं। इसका माने केवल विलायक के कण ही जा पाते, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली में से विलेय के कण आर पार नहीं होते। और विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें एक छिद्र होता है और छिद्र में से ये दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इससे विलायक और विलेय दोनों के कण आर पार हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन और है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग लिखिए, कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो हेनरी का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस में वो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर गैस द्वारा आरोपित दाब की समानुपाती होती है। मान लीजिए ये मान लीजिए हवा भरी है, ये पानी भरा हुआ है और पानी में ये ऊपर हवा का दबाव है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यदि हम इसको प्रेशर से दबाते हैं तो ये घुल जाती है। और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, पेप्सी का ढक्कन आपने खोला होगा सोडा वाटर का, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो उसमें बुलबुले के रूप में गैस निकलने लगती है। अर्थात जब तक उस पर दबाव रहता है तब तक वो घुली रहती है, और जैसे ही दबाव कम होता है तो विलेयता भी कम हो जाती है। तो हेनरी ने इस संबंध में एक नियम दिया कि किसी एक स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर गैस द्वारा आरोपित दाब की समानुपाती होती है। मान लीजिए गैस के m मोल घुले हुए हैं तो m समानुपाती p होगा और m बराबर KH इंटू पी होगा, जहाँ पे KH है हेनरी का स्थिरांक। तो किसी भी विलयन में गैस के मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस की आंशिक दाब की समानुपाती होता है। मतलब कितना मोल उसमें होगा, मोल प्रभाज है। स्मॉल m जो दिख रहा है वो क्या है? मोल प्रभाज है। अथवा किसी विलयन में गैस के मूल अंश उस विलयन में उपस्थित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। माने आंशिक दाब यदि उस पर बढ़ेगा तो घुले हुए मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसके अनुप्रयोग देखिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं कभी कभार। जैसे सोडा वाटर या शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है ताकि उसमें दबाव बना रहे और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली रहे। जैसे ढक्कन खोलते हैं तो वो उसकी विलेयता कम हो जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल है इसका। गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उनको सांस लेने के लिए सामान्य वायु की जगह पे हीलियम युक्त वायु का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सामान्य वायु में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन अधिक दाब पे जल में विलेयता बढ़ने के साथ साथ इसकी रक्त में विलेयता भी बढ़ जाती है। और जैसे ही गोताखोर ऊपर आता है तो उसमें रक्त में घुली नाइट्रोजन कम दबाव होने के कारण उसमें से एक कोशिकाएं निकलने लगती है और सूजन बढ़ने लगती है। इसको बैंड्स कहते हैं। तो इस तरह से यदि हम नाइट्रोजन युक्त हवा
कोई गोताखोर सांस लें तो समुद्र में नीचे जाने पे नाइट्रोजन की विलेयता रक्त में बढ़ जाती है और ऊपर आने पे फिर से वो विलेयता कम हो जाती है, इसलिए नाइट्रोजन फिर बाहर निकलेगी। वो बाहर निकलेगी तो ये अत्यंत पीड़ादायक होती है, इसको बैंड्स कहते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई पर वायु दबाव कम होने पर रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, तो मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन पहुंचने की स्थिति में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे एनेक्सिया कहते हैं। क्या होता है जी? जहाँ पे वायु दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन की विलेयता रक्त में कम हो जाएगी। ऑक्सीजन जब कम होगी तो उसकी मस्तिष्क की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, इसको एनेक्सिया कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है रेडिएटर का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा करना। ठंडे देशों में पानी जम जाता है तो उस समय हमें रेडिएटर के पानी को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए हमें उसमें रेडिएटर को में जो जल है उसको हमें द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एंटीफ्रीज मिक्सचर उसमें डालना होता है, तो वहाँ पे हम एंटीफ्रीज के रूप में ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं। इस तरह से ठंडे देशों में जब ताप शून्य से नीचे पहुंच जाता है तो ऐसे में रेडिएटर के जल को जमने से रोकने के लिए उसमें एंटीफ्रीज यानी प्रतिहम के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। इससे इसका जो तापमान हिमांक है -36 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है और पानी मीकृत नहीं होता, यानी पानी ठोस में नहीं बदलता। इस तरह से कुछ प्रश्न हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। मूललता किसे कहते हैं? मूललता और मूललता में कोई अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मूललता की सहायता से यानी मूललता का उपयोग करते हुए हम वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा हिमांक में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन गुणों की सहायता लेकर के किसी ठोस के जो विलेय है उसके अणुद्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह के कुछ प्रश्न भी आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, इसलिए इनकी भी तैयारी आप करते रहिएगा। अगले भाग में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे।